हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज रीजनिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे इनइक्वालिटी का बेसिक पार्ट। लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं इनइक्वालिटी का। बहुत बेसिक से समझते हैं इनइक्वालिटी होता क्या है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको जीरो टू टॉप लेवल पे ले जाऊंगा। तो जल्दी से आते हैं इनइक्वालिटी। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो कि कंपैरिजन होता है इनइक्वालिटी में, चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बेसिक बात पता होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी चैप्टर मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, लेकिन रीजनिंग का इनइक्वालिटी डिफरेंट है कंपैरिजन मैथ्स की इनइक्वालिटी से। जैसे अगर मैथ्स का इनइक्वालिटी में आपसे बात करूं तो मैथ्स की इनइक्वालिटी में एक इक्वेशन होगी जिसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। आपने सुना होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती है जिसको इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है, लेकिन ये मैथ्स का इनइक्वालिटी कहलाता है। और जो रीजनिंग का इनइक्वालिटी का पार्ट होता है उसमें ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर इक्वल्स टू सी, इस तरह की इक्वेशन होती है। इसको मैं रीजनिंग के इनइक्वालिटी के रखूंगा। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको 8 केसेस कराने जा रहा हूँ। कितने? 8 केसेस। उन 8 केसेस को अगर आपने अच्छे से रिमेंबर कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सिंबल्स पे जानते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। दूसरा, कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशन, बेस्ड ऑन कोडिंग, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ये 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं? सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशन, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन दिया जाता है। ये प्री के पोजीशन पे आता है, ज़्यादातर प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। बेस्ड ऑन कोडिंग के फॉर्म में, ये भी प्री में आ रहा है, कई बार मेंस में भी मिलता है कोडिंग के फॉर्म में। लेकिन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ये एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, आपके सामने जो बेसिक सिंबल हैं वो 3 होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। ये बेसिक सिंबल कहलाते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर, जिसका एक सिंगल मीनिंग होता है। सिंगल मीनिंग नोटिस करिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये सिर्फ ग्रेटर है, बड़ा है, तो इसका सिर्फ एक मीनिंग निकल के आता है, ग्रेटर ही होगा। यहां पे अगर मैं लेस देन बोल रहा हूं तो इसका सिर्फ एक मीनिंग निकल कर आता है कि लेस देन होगा। यहां पर इक्वल है तो यहां पे सिर्फ इक्वल का मीनिंग है, इसीलिए इसको नाम दिया गया बेसिक सिंबल्स। ये याद रखिएगा, बेसिक सिंबल का मतलब होता है उससे सिर्फ एक सिंगल मीनिंग निकलेगा। लेकिन अगर मैं कुछ और सिंबल्स के ऊपर डिस्कशन करूं, अदर सिंबल्स पे यूज करूं, तो यहां पे डबल मीनिंग्स निकलते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं आप देख सकते हो। आपके सामने 3 सिंबल्स और है जिसमें बोला है ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल, देखिए यहां पे 2 मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। लेस देन और इक्वल, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। एक मीनिंग नहीं है यहाँ पर उसके डबल मीनिंग है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें डबल मीनिंग्स निकल रहे हैं, अब इस कौन से मीनिंग को हम अडॉप्ट करेंगे, क्या दोनों को अडॉप्ट करेंगे या सिर्फ एक को अडॉप्ट करेंगे, इसके ऊपर मैं केसेस में आपको बताऊंगा। लास्ट सिंबल अगर आप देखें ध्यान से तो लास्ट सिंबल है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो यहां भी 2 मीनिंग आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको अदर सिंबल्स की कैटेगरी में डाला गया है। बेसिक सिंबल्स वो होते हैं जिसमें एक सिंगल मीनिंग निकले। जहां पर एक सिंगल मीनिंग निकल रहा है वो बेसिक सिंबल कहलाते हैं, और अदर सिंबल्स वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, डबल मीनिंग्स निकल रहे हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि मैं इसमें और का इस्तेमाल क्यों करता हूं, एंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो इसके आंसर मैं आपको केस सॉल्व करते समय दूंगा कि हम एंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। हमेशा इसको हम लोग बढ़ते हैं ग्रेटर और इक्वल्स टू। कभी इसको पढ़ा है ग्रेटर एंड इक्वल्स टू? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? सोचिए। और तब तक मैं आपको केसेस स्टार्ट करता हूं। उन केसेस में हम शुरू करेंगे। आज का जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारी चीजें वन बाय वन मैं केस के फॉर्मेट में आपको बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। अब आपके सामने देखिए ऑप्शंस कुछ आ रहे होंगे, आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शंस 2 कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं, या तो ट्रू के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे या तो फॉल्स की कैटेगरी में पूछे जाएंगे। तो ओनली वन इज ट्रू का मतलब है केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली सेकंड इज ट्रू, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ये भी हो सकता है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, और लास्ट वाला सिंबल है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो इस तरह से 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये 5 क्या है? ऑप्शंस है। तो 5 ऑप्शंस आपके सामने, लेकिन ट्रू कैटेगरी में पूछे गए।
इसी तरह से फॉल्स कैटेगरी भी आती है, तो जरा ध्यान से देखते हैं फॉल्स कैटेगरी क्या होती है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर फॉल्स में दिया हुआ है। अब फॉल्स का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर पहला गलत है, अगर फर्स्ट और सेकंड मेरे पास दो हैं और अगर उसने बोला है पहला गलत है तो ये ऑटोमेटिक है दूसरा वाला ट्रू होगा। तो ओनली वन इज फॉल्स का मतलब है ओनली सेकंड इज ट्रू, लेकिन इसका मीनिंग हिडन है, ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर ये दिया जा रहा है ओनली सेकंड इज फॉल्स, तो इसका मीनिंग है सेकंड गलत है, दैट मीन्स कि पहला वाला सही है। तो ओनली वन इज फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ओनली सेकंड इज ट्रू। बट ओनली सेकंड इज फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ओनली वन इज ट्रू। अब थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं, आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड इज फॉल्स, या तो पहला या तो दूसरा गलत है। अब इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, नोटिस करिएगा इसका मीनिंग आइदर ही होता है। अगर आपसे ये बोला जा रहा है आइदर का मीनिंग क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे अगर मेरे पास दो कंक्लूजन्स हैं, आइदर तब बोला जाता है जब आप सही ये गलत या ये गलत ये सही, इस कंडीशन को हम लोग आइदर की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। लेकिन नोटिस करिए आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू के केस में हम सही वाली चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर जो इंडिकेशन करा गया फॉल्स कैटेगरी में वो इस बात को इंडिकेट करा गया आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉल्स, इस पार्ट को इंडिकेट करा गया है जिसको मैं सर्कल में अब हाईलाइट कर रहा हूं। तो नोटिस करिए आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉल्स की कैटेगरी में हम नेगेटिव पार्ट को बोल रहे होते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर आपसे बोला जाए आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू या बोला जाए आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉल्स, तो दोनों का सेम मीनिंग निकल कर आता है, दोनों का सेम मतलब है, एग्जैक्टली वही है। तो इसका भी वही सेम मीनिंग निकल कर आता है, आंसर आइदर ही होगा, याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दैट मीन्स कि नाइदर है। इसका क्या मीनिंग है, नाइदर। और लास्ट वाली कैटेगरी में आता है नन ऑफ दीज, इसका मतलब होता है बोथ आर ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, बोथ आर ट्रू। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी तो हम केस पे मूव करते हैं, केसेस के थ्रू हम सारी चीजें वन बाय वन समझेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ट्रू की कैटेगरी मैंने समझा दी, फॉल्स की कैटेगरी समझा दी, सीधे आते हैं केसेस पर जिसके थ्रू हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपके सामने केस नंबर 1 दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिए और इसका आंसर आपको कोड करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में केस है क्या। देखिए एक सामने स्टेटमेंट है और उसके बाद आपके सामने दो कंक्लूजन है। क्या हमेशा दो ही कंक्लूजन होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जो केसेस हैं, इन केसेस की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन नहीं है, ये केसेस हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब आपके सामने जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें करना क्या है कि हमें ए से लेकर एन तक जाना है, ए से लेकर एन तक जाना है, जिसपे कंक्लूजन पूछा गया है। अब ए यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि ए से लेकर एन के बीच में क्या दो ऐसे साइन आए हैं जिसको हम बोलते हैं अपोजिट साइन। अब अपोजिट साइन ऐसे भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, या बड़ा छोटा भी हो सकता है, या बड़ा बराबर छोटा बराबर भी हो सकता है। दो अपोजिट साइन अगर आ जाएंगे तो सीरीज यहां से ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाएगी, सीरीज ब्रेकआउट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइन आने पर सीरीज ब्रेक हो जाएगी। और हमसे पूछा जाए ए और एन के बीच में रिलेशन, तो हम बोलेंगे कांट से, नहीं पता, कांट से। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, कांट से। इनइक्वालिटी में एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो सही आएगा या तो गलत आएगा या तो कांट से आएगा। कांट से का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता उसके बारे में कि क्या रिलेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा इस पार्ट को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा बराबर है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा बराबर है, यहाँ पे केवल बड़ा है, तो कहीं भी सीरीज का ब्रेकअप नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ए का एन के साथ रिलेशन बनेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर ब्रेकअप होता तो ए और एन के बीच में दो अपोजिट साइन आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो अपोजिट साइन आ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा। अब एग्जैक्ट रिलेशन क्या बनेगा वो बताते हैं। नोटिस करिए, अगर ए सी से बड़ा है तो डैम श्योर ए एन से भी बड़ा होगा। ऐसा क्यों? नोटिस करिए, ए सी से बड़ा, सी टी से बड़ा, टी आई से बड़ा, आई ओ से बड़ा, ओ एन से बड़ा, तो इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर कौन है, ए, और सबसे छोटा मेंबर कौन है, एन। ये क्लियर हो गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी कंफ्यूज करता है कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इक्वल का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा। इक्वल तभी आता है रिलेशन में जब आपके सामने हर इंटरवल में इक्वल है। देखिए इक्वल यहां पर है, इक्वल यहां पर है, लेकिन क्या यहां पर और यहां पर इक्वल है? नहीं है, जिसकी वजह से ए और एन के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा
ओनली ग्रेटर का, ओनली ग्रेटर का। ए इज ग्रेटर देन एन का रिलेशन बनेगा केवल ग्रेटर का, और ग्रेटर इक्वल का रिलेशन नहीं बनेगा। तो ए इज ग्रेटर देन एन का रिलेशन निकल कर आया, और नोटिस करिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये 100% आपका ट्रू हो गया। तो पहला 100% ट्रू हो गया। सेकेंड वाले पर आते हैं। सेकेंड कह रहा है सी और ओ में देखते हैं। देखिए सी और ओ में सीरीज अगर ब्रेक नहीं हो रही है और सी टी से बड़ा है तो सी ओ से भी बड़ा होगा, डैम श्योर है, ओ से भी बड़ा होगा। इक्वल यहां पर है, इक्वल यहां पर है, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है, तो सी और ओ के बीच में इक्वल नहीं आएगा, ये फैक्ट है। और अगर सी और ओ के बीच में इक्वल नहीं आएगा तो सी और ओ के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या हुआ, ओनली ग्रेटर का। और यहां पे क्या दे रखा है, ग्रेटर इक्वल का, तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। आंसर निकल कर आएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशन कुछ और है और यहाँ पे कुछ और दे रखा है, दैट्स वाई दोनों मिसमैच हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन इज ट्रू। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। एक शॉर्टकट मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे और चीजें समझी जाएं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं थोड़ी चीजें रब कर रहा हूं आपके लिए। अगर देखिए रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करते हैं, दूसरा हमें और चीजें कैसे क्लियर हो, जैसे ए और टी की बात करें तो ए और टी के ऊपर एग्जामिनर आपसे 5 कंक्लूजन पूछ सकता है। कौन कौन से 5 होंगे, पहला कंक्लूजन होगा ए इज ग्रेटर देन टी, आई होप क्लियर होगा। दूसरा कंक्लूजन होगा ए इज लेस देन टी। तीसरा कौन सा हो सकता है, ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू टी। चौथा कौन सा हो सकता है, चौथा हो सकता है ए लेस देन इक्वल्स टू टी। और पांचवा हो सकता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए इज इक्वल्स टू टी। यही 5 हो सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब नोटिस करिए ये 5 रिलेशन हो सकते हैं। इन 5 में से एग्जामिनर या तो एक रिलेशन पूछेगा तो 2 पूछेगा, लेकिन 2 वेरिएबल पर मैक्सिमम 5 कंक्लूजन बनते हैं। कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है ए टी हो सकता है ए आई हो, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। तो 2 वेरिएबल पर मैक्सिमम 5 कंक्लूजन बनते हैं। उन 5 कंक्लूजन में से नोटिस करिए अगर एक कंक्लूजन सही है तो बाकी के 4 का गलत होना तय है। अब नोटिस करिए इन 5 में से अगर कोई एक सही है तो बाकी 4 क्या होंगे, गलत। जैसे नोटिस करिए ए और टी में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, ग्रेटर का, तो ये सही हो गया, बाकी सारे कंक्लूजन गलत होंगे, डैम श्योर है। तो नोटिस करिए पहला सही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब गलत। दैट्स वाई ओनली वन इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए और टी पर एट अ टाइम 2 कंक्लूजन सही हो जाए, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। नोटिस करिए ए और टी पर अगर 5 कंक्लूजन बन रहे हैं जिसमें एक बार बड़ा है, एक बार छोटा है, एक बार बड़ा बराबर, एक बार छोटा बराबर, एक बार बराबर है, 5 बनेंगे। इन 5 में से अगर एक सही है तो बाकी के 4 का गलत होना तय है, ये फिक्स है। ऐसा कभी ये आपका रूल फेल नहीं हो सकता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब मैं कोई भी 2 वेरिएबल ले लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टी और ओ की बात कर ली, तो नोटिस करिए टी और ओ के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, ग्रेटर का। तो टी इज ग्रेटर देन ओ एकदम सही है। अब टी इज लेस देन ओ, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, सब गलत होगा। अब अगर मुझसे कुछ भी पूछा जाए मैं तुरंत कहूंगा गलत, क्योंकि मुझे पता है टी और ओ के बीच में एक ही रिलेशन सही होगा, तो टी इज ग्रेटर देन ओ एकदम कंफर्म, बाकी सारे रिलेशन गलत हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बेसिक केस नंबर 1 ये क्लियर कर दिया मैंने। इस केस के थ्रू आपने ये समझा कि स्टेटमेंट से कैसे रिलेशन निकालते हैं और उस रिलेशन को अपने कंक्लूजन में कैसे कंपेयर करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको केस नंबर 1 में समझा दी हैं। अब चलते हैं केस नंबर 2 में। तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से समझिए, सॉल्व करिए और उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। बहुत ध्यान से समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले हमें फोकस करना है एन और आर के में। देखिए यहाँ पर एन है और यहाँ पर आर है, अच्छी बात है। अब सबसे पहले साइन, जब भी हमें रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले ये देखना है कि एन और आर के बीच में क्या 2 अपोजिट साइन आए हैं। सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। तो नोटिस करिए यहाँ पे बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर कौन आ गया, छोटा। जैसे ही छोटा आया सीरीज यहाँ से ब्रेक, और अगर सीरीज ब्रेक हो गई तो एन का आर के साथ नो रिलेशन हम कहेंगे कांट से। क्या कहेंगे, कांट से, गलत नहीं बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एन का आर के साथ एक्चुअल में क्या रिलेशन होगा ये हमें पता नहीं है। अब वो गलत है कि नहीं गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता क्योंकि सीरीज यहाँ से ब्रेक हो रही है, और जब सीरीज ब्रेक हो जाती है तो उस दोनों के पार्ट में रिलेशन बनता है कांट से का। तो एन का आर के साथ क्या रिलेशन बना, कांट से।
दूसरा वाला n और r में क्या रिलेशन बना, कांट से, तो दोनों कांट से में चले गए। अब या तो आंसर आएगा आइदर या तो आंसर आएगा नाइदर, क्योंकि ओनली वन हो नहीं सकता, ओनली टू हो नहीं सकता, बोथ हो नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा। आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ओनली वन, होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है ओनली सेकंड, होगा नहीं। आपके पास बचा है आइदर, दूसरा कौन है, नाइदर, और लास्ट वन क्या होता है, बोथ, ये भी नहीं होगा। तो नोटिस करिए 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। या तो एक आंसर आएगा आइदर में या तो आंसर आएगा नाइदर में। अब जरा ये देखना है कि आइदर होगा कि नाइदर होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आइदर। क्या होगा, आइदर। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे होंगे नाइदर, लेकिन ये सिचुएशन है आइदर की। अब आइदर कैसे बना उसको मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख देता हूँ। सबसे पहले आइदर की कंडीशन समझ लीजिए आप सभी लोग ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 2 कंक्लूजन्स आर कांट से। नोटिस करिए जब हम आइदर कह रहे होंगे तो पहला और दूसरा दोनों को कांट से होना जरूरी है। और कांट से होता कैसे है, ऑटोमेटिकली वो आता है जब सीरीज ब्रेक होगी। जब सीरीज ब्रेक होती है तभी ये कांट से बनेगा। तो ये आइदर और तब बनता है जब सीरीज ब्रेक हो। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, सीरीज मस्ट ब्रेक। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। सीरीज मस्ट ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि एन से आर के बीच में सीरीज अगर टूटी नहीं है तो ये आइदर और नहीं बनेगा। ये याद रखिएगा, एन से आर के बीच में सीरीज जब ब्रेक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बात है दोनों कंक्लूजन कहाँ जाएंगे, कांट से में, क्योंकि इस कांट से तभी बनता है जब सीरीज ब्रेक होगी। तो पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम। अब नोटिस करिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम होने चाहिए। जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दे रखा है, अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए एन हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा प्रेडिकेट है। अगर पहले वाले में एन आर है तो दूसरे वाले में भी एन आर होना चाहिए। आर एन हो गया चलेगा, लेकिन दोनों में मैच होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच होना चाहिए, एन आर मैच होना चाहिए। तो दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 मैच कर गई, कंडीशन नंबर 2 मैच कर गई। लेकिन अभी एक और कंडीशन है, जब तीनों कंडीशन मैच करेंगी तब हम उसको आइदर बोल देंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या है, नोटिस करिए, बड़ा, छोटा और बराबर, ये तीनों साइन आने चाहिए। बड़ा है, छोटा है, बराबर, देखिए तीनों साइन भी मैच कर रहे हैं। देखिए एन आर से बड़ा है, एन आर से छोटा है और एन आर के बराबर भी है, तो तीनों साइन मैच कर रहे हैं। तो जब ये तीनों साइन कंडीशन मैच कर जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे आइदर। और अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मिसमैच हो गई तो उसको बोलेंगे नाइदर। तो ध्यान रखिएगा, आइदर और नाइदर में डिफरेंस यही होता है कि जब ये 3 कंडीशन मैच करती हैं तो आइदर बोलते हैं, और इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर मिसमैच हो गई तो आंसर तुरंत आएगा नाइदर। जैसे अगर मैं इसमें एक छोटा सा काम करूं, यहां पर इक्वल हटा दूं, सिर्फ ग्रेटर लगा दूं। अब नोटिस करिए, बड़ा है, छोटा है, बराबर है ही नहीं, और बराबर ना होने की वजह से आंसर आएगा नाइदर। तुरंत आंसर नाइदर हो जाएगा। इस इक्वल को मैंने अगर हटा लिया तो नोटिस करिए आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर। और अगर मैंने इक्वल लगा दिया तो आंसर आइदर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से मैं ग्रेटर भी हटा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेस देन हटा दूं, यहाँ ग्रेटर रखूं, यहाँ पर इक्वल रख दूं, तो भी आइदर नहीं होगा, क्योंकि तीनों साइन चाहिए, बड़ा भी हो, छोटा भी हो, बराबर भी हो। ये ध्यान रखिएगा। एक और तरीका आपको बता सकता हूँ नाइदर बनाने का, यहाँ पर आर की बजाय मैं ई बना देता हूँ। अब नोटिस करिए, क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है, पहले में एन आर है, दूसरे में एन ई है, मैच ही नहीं कर रहा, तब भी आइदर और नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच होना चाहिए। यहाँ पे नोटिस करिए, पहले वाले में जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वहां बाद वाले में तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नाइदर नॉर आएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या आएगा, नाइदर नॉर। ध्यान रखिए। तो इसी तरह से आपको एक कंडीशन समझनी है कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो आइदर बनेगा, और नहीं फुलफिल होंगी तो नाइदर बन जाएगा। तो आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएंगी होंगी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग कि आइदर होता कैसे है। देखिए, आपने कंडीशन याद कर ली, अच्छी बात है, लर्न कर ली और आइदर हो गया, लेकिन ये आइदर बना तो बना कैसे, इसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, इनइक्वालिटी में मैंने आपसे एक चीज बताई थी, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन तभी होगा जब 2 लोग होंगे। अब जैसे मेरे हाथ में एक स्टाइलस है और एक पेन है, आप देख सकते हो 2 चीजें हैं, तो इन दोनों में मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब कंपेरिजन किस चीज का करूंगा, हाइट का करूंगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें, जो स्टाइलस है उसकी लेंथ
और जो ये है इसकी लेंथ में स्टाइलस की लेंथ ज़्यादा बड़ी है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। कंपैरिजन हुआ, और कंपैरिजन करा मैंने किस चीज़ का? दोनों की लेंथ का कंपैरिजन करा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप कंपैरिजन करेंगे तो किस चीज़ का? हाइट का कंपैरिजन करेंगे, एज का कंपैरिजन करेंगे। फाइन, जिस भी कंपैरिजन करेंगे तो नेचुरल सी बात है कोई ना कोई न्यूमेरिक जरूर होगा। क्या होगा? न्यूमेरिक। और जब नंबर की बात होती है कि कंपैरिजन जब करा जाता है तो नेचुरल सी बात है नंबर्स होंगे, और ये नंबर है, ये नंबर है, अल्फाबेट नहीं है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट है। एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। देखिए एक नंबर, अब देखिए अगर ये नंबर है, क्या है? नंबर। कौन सा नंबर है? मुझे नहीं पता। अब n कौन है? नंबर है। अब दूसरा वो भी क्या है? नंबर है। अब नोटिस करिए ये वाला नंबर इस नंबर से या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा भी ना हो, छोटा भी ना हो, बराबर भी ना हो? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नोटिस करिए इसी वजह से आइदर बनता है, या तो बड़े हो गए, या तो छोटे हो गए, या तो बराबर हो गए। इन तीनों में से कोई तो कोई रिलेशन होगा ही होगा, क्योंकि आप एक नंबर हो और आप एक नंबर हो। और ये याद रखिएगा क्योंकि इनइक्वालिटी में ऐसा कई बार होता है कि राम इज ग्रेटर देन मोहन। अब राम क्या है? एक नंबर है जो मोहन वाले नंबर से बड़ा है। ऐसा होता है एग्जाम में। नोटिस करिए स्टार इज ग्रेटर देन हैश। स्टार क्या है? एक नंबर है। हैश क्या है? नंबर है। तो स्टार वाला नंबर हैश वाले नंबर से बड़ा है। इसी तरह से नोटिस करिए 2 इज ग्रेटर देन 5। अब कई लोग कहेंगे सर ये 2 इज ग्रेटर देन 5, ये तो गलत लिख दिया आपने। बिल्कुल सही है। रीजनिंग की भाषा में 2 इज ग्रेटर देन 5 भी होता है। ऐसा कैसे? देखिए रीजनिंग और मैथ्स में बहुत अंतर है। 2 एक नंबर है, अच्छी बात है, लेकिन ये किसी और नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव 5 के रिप्रेजेंटेटिव से बड़ा है। अब वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको पता ही नहीं है। तो रीजनिंग में 2 5 से बड़ा भी होता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि 2 5 की कैसे बड़ा हो गया। जैसे n r से बड़ा है, n एक अल्फाबेट है लेकिन ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n r से बड़ा हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे 2 5 से भी बड़ा हो सकता है रीजनिंग में। तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है। तो केस नंबर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने आपको आइदर के बारे में समझाया और बहुत सारी चीजें आपको बता दी कि एक्चुअल में आइदर और कैसे बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में आइदर कैसे बन रहा है और क्या कंडीशंस होती हैं आइदर और बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, केस नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 3 पर। अब देखिए केस नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। केस नंबर 1 और 2 में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो केस नंबर 3 में भी कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा, तो बहुत ध्यान से फोकस करिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले डी और एन के ऊपर पूछा जा रहा है। तो ये रहा डी और ये रहा एन। हमें सबसे पहले फोकस क्या करना होता है? डी और एन के बीच में ये चेक करना है कि क्या दो अपोजिट साइन आ रहे हैं। अगर दो अपोजिट साइन आएंगे तो सीरीज क्या हो जाएगी? ब्रेक। देखिए नोटिस करिए, सबसे पहले चेक करते हैं। बड़ा है, बड़ा बराबर है, बड़ा है, बड़ा बराबर है, बड़ा है। क्या दो अपोजिट साइन आए? तो नहीं आए। इसका मतलब है कि डी और एन के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा। तो ये वाला पार्ट हमने हटा दिया। अब देखिए डी ई से बड़ा है, तो डैम श्योर है डी एन से भी बड़ा होगा। ये कंफर्म है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखिए नोटिस करिए डी ई से बड़ा तो डी एन से बड़ा होगा, मार्क कर दिए डायरेक्ट। अब नोटिस करिए इक्वल यहां पर है, इक्वल यहां पर है, बाकी कहीं पर इक्वल है, तो डी और एन के बीच में इक्वल का साइन आ ही नहीं सकता। तो डी और एन के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन होगा ओनली ग्रेटर का, केवल ग्रेटर का। और नोटिस करिए यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल, तो ये बिल्कुल गलत है। यहां पे लिखा है लेस देन, ये भी बिल्कुल गलत है। तो नोटिस करिए अब या तो आइदर बनेगा या तो नाइदर बनेगा। आइदर आने के लिए नोटिस करिए जरूरी ये है, आइदर तब होता है जब दोनों कांड से हों। तो चलिए मैंने कांड से मान लिया, गलत को भी कांड से बोला जाता है। ये गलत है दैट मीन कांड से है, हो गया कांड से। लेकिन नोटिस करिए क्या सीरीज ब्रेक हो रही है? आप नोटिस करिए बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, सीरीज तो ब्रेक हुई नहीं। और आइदर की सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताया था कि आइदर तभी बनेगा उन एलिमेंट्स के बीच में जब सीरीज ब्रेक होती है। तो डी एन के बीच में अगर सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है तो नोटिस करिए बड़ा, छोटा, बराबर सारी चीजें मैच कर रही हैं,
लेकिन सीरीज का ब्रेकअप ना हो पाने की वजह से आंसर आएगा नाइदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। नाइदर इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों गलत है, बड़ा है छोटा है बराबर मैच कर रहा है, लेकिन सीरीज का ब्रेक ना हो पाने की वजह से आंसर आएगा नाइदर। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केस नंबर 4 पे मूव करते हैं। अब देखिए केस नंबर 4 में मैंने जैसा आपको बता रखा है कि 1 2 से बड़ा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था 2 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। और इस बार कुछ नया है। नया इसलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट एक है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। दो अलग अलग स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइंट करा गया है। तो ज्वाइंट कैसे करते हैं? देखिए इसको यहां से ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद हम इसका रिलेशन यहां से स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे पूछा जा रहा है 1 और 5 के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन पूछा जा रहा है, तो हमें 1 और 5 देखना है, लेकिन काम ये करना है 1 से चले 3 पर आए और 3 के बाद यहां से आएंगे, लेकिन 3 की तरफ से फोकस करेंगे। तो कई बार स्टूडेंट यहां पे गलती करता है, वो 4 को 3 के साथ अटैच कर लेता है। देखो आपको क्या करना है, 3 को 4 के साथ रिलेशन देखना है। और आई होप ये चीज पता होगी कि अगर ये साइड जिसके साथ वो इस साइड है वो बड़े की तरफ शो करता है और जिसकी तरफ ये साइन होगा वो छोटे की तरफ शो करता है। ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मैं इस साइड में अगर बोल रहा हूं तो दैट मीन्स अगर मैंने इधर ए रखा है इधर बी रखा है तो इसको पढ़ूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन इसी साइन को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो बी इज लेस देन ए भी सही है, गलत वो भी नहीं है। ए इज ग्रेटर देन बी भी सही है और बी इज लेस देन ए है। लेकिन यहां पर हमें 3 को जब 4 से जोड़ेंगे तो हमें 4 का 3 के साथ रिलेशन नहीं पढ़ना है, 3 का 4 के साथ रिलेशन पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। यहां से चल रहे हैं, बड़ा आ रहा है, 1 2 से बड़ा है, अच्छी बात है। 2 का 3 पर आए तो बड़ा आ रहा है। अब जब 3 का 4 पर आएंगे तो आ गया छोटा। क्या आ गया? छोटा। देखिए पहली बार क्या आया? बड़ा। दूसरी बार क्या आया? बड़ा बराबर। नोटिस करिए पहले बड़ा है फिर बड़ा बराबर है। और जब हम यहां पर मूव करें 3 पर, 3 का 4 से, तो आ गया छोटा। और जैसे ही छोटा साइन आया सीरीज क्या हो गई? ब्रेक। और ब्रेक होने पर हम आपको बता चुके हैं कि 1 का 5 के साथ नो रिलेशन, तो हम क्या कहेंगे इसको? कांड से। तो 1 और 5 में नो रिलेशन, कांड से। 5 और 1 में भी कांड से। क्या बनेगा? कांड से। तो दोनों कांड से तो मैच कर गए। अब देखो या तो आइदर बनेगा या तो नाइदर बनेगा। तो जल्दी से बताइए आइदर बन रहा है कि नाइदर बन रहा है? आपको मैंने आइदर की कंडीशन बताई थी, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, दोनों कांड से मैच कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है, ये भी मैच कर गया। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, बड़ा छोटा बराबर होना चाहिए। अब अगर वो कंडीशन मैच कर जाए तो नोटिस करिए आइदर बन जाएगा। देखिए बड़ा है बराबर है, छोटा कहाँ है? तो क्या आइदर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, आंसर आइदर ही आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें मैच कर रही हैं। कैसे? यहां पर देखिए 1 है, 1 5 से बड़ा है, कंफर्म। फिर यहां पे देखिए 1 है और 1 5 से छोटा है। एक बार 1 5 से बड़ा है, एक बार 1 5 से छोटा है, और बराबर यहां भी लगा रखा है, बराबर यहां भी लगा रखा है। डजंट मैटर, दोनों में से किसी एक में भी होता तो भी काम चल जाता, और दोनों में अवेलेबल है तो भी काम चल जाएगा। तो आंसर आएगा आइदर इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर? आइदर होगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 5 और 1 इज लेस एन इक्वल्स टू 5, ये कहा जाएगा आइदर की कैटेगरी में जाएगा। तो केस नंबर 2 में जो आपने सीखा था उसी का यूज हुआ है केस नंबर 3 और 4 में। ध्यान रखिए केस नंबर 4 में भी उसी का यूज हो रहा है और केस नंबर 3 में भी उसी का यूज हो रहा है। तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 5 देखते हैं क्या सिखाने जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, दो स्टेटमेंट को कैसे ज्वाइंट करते हैं और उसके बाद कैसे रिलेशन निकालते हैं उनके बीच में। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, केस नंबर 5 पे मूव करते हैं, देखते हैं 5वां केस। अब देखिए 5वें केस में भी आपके सामने स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, बस खाली आपको रिलेशन निकाल के बताना है। तो जरा देखते हैं क्या बन रहा है। हमें चलना है ए और एफ के बीच में। तो सबसे पहला काम हमें वही करना होता है कि ये चेक करना है कि दो अपोजिट साइन आ रहे हैं क्या। जरा देखते हैं, देखिए बराबर है, बड़ा बराबर है, बराबर है, बड़ा बराबर है, बराबर है। तो भैया दो अपोजिट साइन तो आई नहीं, तो इसको हम काट देते हैं, ये तो बना नहीं मेरा। अब नोटिस करिए ए बी के बराबर है, तो ऐसा मत करिएगा कि ए और एफ के बीच में सिर्फ बराबर का रिलेशन लगा दें, ऐसा नहीं होगा। कई बार ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट की सर आपने सिखाया था ए बी से बड़ा है तो ए एफ से भी बड़ा होगा। देखिए ये चीज समझिएगा, अगर ए बी से बड़ा है तो ए एफ से भी बड़ा होगा, ये तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर ए बी के बराबर है तो ए एफ के केवल बराबर होगा,
ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। नोटिस करिए, बराबर का फंडा ये कहता है बराबर यहां, बराबर यहां, बराबर यहां, बराबर यहां, बराबर यहां, इसलिए बराबर आएगा, ये कंफर्म है, डैम श्योर। लेकिन अब देखिए ए और बी बराबर है, तो मैं यहां पे ए यूज कर सकता हूं, कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और ई तो बराबर है। अब यहां बताइए ए सी से क्या है, बड़ा, तो ए सी से अगर बड़ा है तो ए एफ से भी बड़ा होगा, ये डैम श्योर है। तो ए और एफ के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन आएगा, ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू एफ। किसका आएगा? ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू एफ का। तो ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू एफ का रिलेशन निकल कर आएगा स्टेटमेंट से। अब जरा देखते हैं कि हमारे कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। देखिए कंक्लूजन में दे रखा है केवल ग्रेटर का। मैंने आपको केस नंबर 1 में सिखाया था कि अगर ए और एफ के बीच में या कोई भी दो वेरिएबल हैं तो उनके ऊपर मैं 5 कंक्लूजन पूछ सकता हूं। मैंने बताया था आपको, बड़ा हो सकता है, बताया था, छोटा हो सकता है, बड़ा बराबर हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है, या तो बराबर होगा, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, केस नंबर 1 में सिखाया था। अब नोटिस करिए, साफो साफ दिख रहा है इसमें से ये वाला कंक्लूजन सही है, तो बाकी के 4 का गलत होना तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एट अ टाइम 2 सही हो जाए। ये मैंने केस नंबर 1 में आपको सिखाया था, उसी का यूज हम यहां पे करने जा रहे हैं। नोटिस करिए, ए और एफ के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन है बड़ा बराबर का, तो बड़ा बराबर सही है, बाकी सारे कंक्लूजन गलत होंगे, डैम श्योर है। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, डैम श्योर है। अब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो या तो आंसर आएगा आइदर, या तो आंसर आएगा नाइदर। इसके अलावा कोई कैटेगरी आपके पास बची नहीं, ओनली वन होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। आइदर और नाइदर 2 ऑप्शन है आपके पास। अब देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि आइदर होगा कि नाइदर होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें, तो इस पे फोकस करते हैं। नोटिस करिए, इस कंक्लूजन को आप पढ़ेंगे क्या? ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ। क्या पढ़ेंगे? या तो बड़ा या बराबर। अब नोटिस करिए, यहां पे बड़ा मिल रहा है तो ये है गलत, लेकिन 50% ये सही है। क्या है? 50% सही है। और यहां पे बराबर मिल रहा है तो है गलत, लेकिन 50% ये सही है। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसी को बोलते हैं आइदर और। अब कई बार स्टूडेंट कहेगा कि सर अभी आपने 2 मिनट पहले बताया था कि बड़ा, छोटा, बराबर 3 साइन आने से आइदर बनता है, लेकिन यहां तो केवल 2 ही साइन आ रहे हैं, तब भी आपने आइदर बना दिया। तो वो कंडीशन आइदर और का फर्स्ट टाइप था, ये आइदर और का सेकंड टाइप है। ये दूसरे टाइप का आइदर और है, वो दूसरे टाइप का आइदर और था। वो आइदर तब बनता है जब सीरीज ब्रेक होती है, ये आइदर तब बनेगा जब सीरीज ब्रेक नहीं होगी। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर कंडीशन फॉर आइदर। अब आइदर की कंडीशन लिख देते हैं। सबसे पहली कंडीशन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि पहला 50% सही हो और दूसरा भी 50% सही हो। ये दोनों बातें अगर मैच कर जाएंगी तो आइदर बन जाएगा। देखिए दोनों में ए और एफ मैच कर रहा है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? 50% आप सही हो, 50% आप सही हो, तब आइदर बनेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। पिछला आइदर तब बनता जब सीरीज ब्रेक होती है, ये वाला आइदर तब बनेगा जब सीरीज ब्रेक नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये समझाते हैं आइदर बना कैसे। देखिए ये तो आपने रट लिया, रटने वाला काम अगर करा जाए तो इसको रट लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि आइदर कैसे बना। लेकिन अब ये बना कैसे, इस बात को समझाते हैं। नोटिस करिए, अगर मैं इसको रीड करूंगा तो ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ रीड करूंगा। कभी मैंने इसको ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एफ पढ़ा है? बताइए क्यों नहीं पढ़ा? जब भी हम इसको रीड करते हैं तो हमेशा पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ, ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ, ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ। कभी इसको पढ़ा है ए इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एफ? ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर से अगर बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, और अगर बराबर है तो बड़ा नहीं होगा। तो एट अ टाइम अगर बड़ा हो रहा है, नोटिस करिए, अगर बड़ा हो रहा है तो नेचुरल सी बात है बराबर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अगर बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, और अगर बराबर है तो बड़ा नहीं होगा। इसी वजह से इसको आइदर और का दर्जा मिला है। इसको आइदर क्यों मिला है? क्योंकि इसको रीड करने में ही आप खुद कह रहे हो या तो बड़े हो या बराबर हो, तो या तो बड़े हो या बराबर हो, इसी वजह से उसको आइदर की कंडीशन में डाला गया है।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे टैग कर दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक का सबसे अच्छा केस है केस नंबर 5, ध्यान रखिएगा। अभी और भी केसेस बचे हुए हैं, लेकिन ये केस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई सारी चीजें समझा देता है कि कैसे आइदर बनता है। तो इस केस में क्या है, 2 ही साइन से आइदर बन जाएगा, ध्यान रखिए, बड़ा और बराबर, ध्यान रखिए, और ये आइदर कंडीशन खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, देखते हैं केस नंबर 6 में क्या होने जा रहा है। तो केस नंबर 6 आ चुका है आपके सामने है। अब केस नंबर 6 बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर देखते हैं आंसर क्या बना रहे हैं आप लोग। नोटिस करिए, यहां से पूछा है डी और एन। अब देखिए यहां पे कोई कॉमन है DES, यहां पे कोई DES में से कोई कॉमन ही नहीं है। इस सीरीज में डी मिल रहा है, यहां पे एन मिल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई ज्वाइंटर तो है ही नहीं, तो मैं ज्वाइंट कैसे करूंगा। तो नेचुरल सी बात है, मैं बोलूंगा डी और एन के बीच में क्या बोलूंगा, कांट से। क्या बोलूंगा मैं, कांट से। रिलेशन कांट से बन गया, क्योंकि डी का एन के साथ क्या रिलेशन बनेगा ये मुझे नहीं पता, और जब नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा, कांट से। तो ध्यान रखिएगा, इसको गलत मत बोलिए, कांट से बोलिएगा। अब डी और एन यहां भी क्या बोलेंगे हम इसको, कांट से। दोनों कांट से मैच कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच कर रहा है और बड़ा छोटा बराबर भी मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, आइदर की कंडीशन में। तो ये भी आपका आइदर है। तो केस नंबर 6 भी आपको आइदर ही सिखाता है कि आइदर ऐसा भी होता है। जब 2 कंडीशन स्टेटमेंट आपस में ज्वाइंट नहीं भी होते हैं, उस केस में भी आपके सामने आइदर बनता है, बिल्कुल बनता है। और आपके सामने बन चुका है। कैसे बना, एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। इस बेसिस पर आइदर बन रहा है। अगर हमें स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता, तो भी हमें यह पता है कि दोनों नंबर्स हैं, और अगर वो दोनों नंबर हैं तो या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। इन 3 बातों के अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 2 नंबरों के बीच में यही 3 रिलेशन होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट केस में, केस नंबर 7 में। सिर्फ 2 केस हम लोग दूर हैं। अब देखिए नॉट इक्वल का केस आ रहा है आपके सामने, नॉट इक्वल का केस आ रहा है। तो जरा देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है मुझसे नॉट इक्वल केस में। नॉट इक्वल का मतलब होता है बड़ा या छोटा दोनों सिंबल एक साथ इंक्लूड होते हैं, मतलब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कौन सा सिंबल जाएगा ये क्लियर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और इस कंडीशन में जैसे y और b के बीच में पूछा गया है, तो y अगर देखिए बड़ा लेंगे तो यहाँ पे बड़ा लिया, यहाँ भी बड़ा लिया, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने छोटा लिया तो क्या होगा, तब तो सीरीज ब्रेक हो गई। तो हमें कैसे पता चलेगा हम बड़ा लें कि छोटा लें, तो दैट मीन्स कि हम इसको क्या बोलेंगे, कांट से। क्या कहेंगे, कांट से। याद रखिएगा, कांट से कंडीशन में रखा जाएगा। अब दूसरे पर आते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर भी, तो इसको भी कांट से हमें रखा जाएगा, क्योंकि y और b के बीच में हम मान के चलेंगे यहाँ से सीरीज हो गई ब्रेक, क्योंकि y और m के बीच में नॉट इक्वल का साइन है, और इस नॉट इक्वल के साइन की वजह से y और m के बीच में सीरीज हो गई ब्रेक। और y और b के बीच में कुछ भी पूछो कांट से आएगा, कांट से हो गया। दोनों कांट से मैच कर रहे हैं, y इज ग्रेटर देन b है, y इज लेस देन b है, और y इज इक्वल्स टू b है। तो सारी कंडीशन मैच कर गई। देखिए दोनों कांट से मैच, y और b मैच कर रहा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये तीनों साइन मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आइदर आएगा। तो आंसर आइदर इज द राइट आंसर। कंफर्म आंसर क्या होगा, आइदर होगा। तो केस नंबर 7 भी आपकी मुट्ठी में आ चुका है। तो आइदर इज द राइट आंसर, कंफर्म आंसर आइदर होगा। तो इस तरह से भी आइदर बिल्कुल बनता है। ये नॉट इक्वल केस में बनाया हुआ आइदर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, आइदर ये इस तरह से भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, लास्ट एंड फाइनल केस। अब ये केस हमारा आखिरी है। बस 8 केसेस अगर आपने पढ़ लिए तो इनइक्वालिटी का हर क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर ध्यान रखिएगा। देखते हैं इस बार भी नॉट इक्वल का केस है, किस तरह से बनाया है। देखिए इस बार s और y दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं। तो नोटिस करिए, अगर मैं यहां पर s लिख दूं, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, क्योंकि s और y दोनों इक्वल हैं, मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर भी नोटिस करिए मैं s लिख सकता हूं, क्योंकि y की जगह मैं s लिख सकता हूं। अब देखिए s और m के बीच में रिलेशन क्या है, या तो बड़ा या तो छोटा, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, बड़ा या छोटा। तो देखिए s m से बड़ा है, दूसरे वाले पार्ट में s m से छोटा है। तो 50% आप सही हैं और 50% आप सही हैं, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 100% हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड आइदर और। ये भी आइदर और बनता है। तो नॉट इक्वल के केस में ऐसा भी आइदर और बन सकता है। केस नंबर 8 आपको आइदर सिखाता है कि नॉट इक्वल केस में आइदर कैसा बनाया जा सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज कि एस और, लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल है जब स्टेटमेंट में एस और वाई दोनों इक्वल हैं। अगर स्टेटमेंट में एस और वाई इक्वल नहीं होते तो ये आइदर और नहीं बन पाता, ये ध्यान रखिएगा,
क्योंकि स्टेटमेंट में s और y दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से y की जगह पर आप s लिख सकते हो या s की जगह पर आप y लिख सकते हो, बात एक ही है। तो नोटिस करिए यहाँ पर s इज ग्रेटर देन m और यहाँ पर s इज लेस देन m, दोनों में 50-50% मैच कर रहा है और जो एग्जैक्ट रिलेशन है वही चीज यहाँ पे मेंशन हो रही है, जिसकी वजह से आइदर बनेगा। तो ये केस नंबर 8 है। तो आज की क्लास के 8 केसेस मैंने खत्म कर दिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जो इसके आगे का जो प्रैक्टिस पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जिन लोगों ने OL एक्सपर्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।